नेटवर्किंग व्यवस्था है जिसमें मान लीजिए मलबे में कुछ लोग दबे हुए, तो कम से कम उनके पास अगर ये व्यवस्था है या कुछ लोग मान लीजिए बचाव कर्मी राहत कार्य के लिए गए हैं और वहीं फंस गए, तो एक ऐसी टाइप की वाकी टाकी जिसका प्रयोग करके संबंधित राहत बचाव टीम को एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रदान होने में सहायता मिले, वही क्या है दिशा नेटवर्क, डिजास्टर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क को एक इसके जो मतलब जो सुर्खियों में क्यों आया इसको मैं बता देता हूँ। IIT मद्रास की एक टीम दिशा नेट आपदा संचार नेटवर्क इसको करते हैं नामक एक कम लागत की संचार प्रणाली विकसित कर रहा है। यह क्या है? यह प्रणाली बचाव कर्मियों मास्टर ऑपरेशन सेंटर NDMA के नेटवर्क के अंतर्गत आवाज संदेश एवं वीडियो संचार जैसी आधारभूत सेवाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाएगी। ठीक है ना? ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि ऐसी चीजों की जरूरत भी है, संबंधित अगर बगल के जो भी जैसे पुलिसिंग है, कंट्रोल जो वो है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं। अच्छा एक चीज और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, डिजास्टर की बात आई तो उसकी चर्चा कर भी देता हूँ कि जैसे राज्य स्तर पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। केंद्र स्तर पर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जिले स्तर पर जो होता है वो होता है वहाँ DM होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से उनकी देख रेख जो उनकी मॉनिटरिंग उनकी निगरानी जो है इन्हीं के पास होती है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए जिले स्तर पे ही है तो प्रत्येक जिले में विशेष रूप से वे जिले जो तटवर्ती एरिया में है या जो ऐसे एरिया में है जैसे 5 और 4 वाले स्टूडेंट जो बांटे गए हैं जो कि ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो ज्यादा है ऐसे एरिया में, तो इनको क्या करना होता है कि इस टाइप के जो IIT मद्रास के द्वारा जो दिशा नेट या इस तरह की जो जैसे है व्यवस्था, इनको संचार व्यवस्थित करके रखना होगा। मान लीजिए कहीं मलबे में भी जो व्यक्ति अगर दबा रहेगा तो मतलब उसका मोबाइल और सारी चीजें ट्रेस करने में पता चल सकेगा कहाँ किस जगह पे कितनी दूरी पे क्या चीजें हैं। खाई में गिरा रहे, कहीं भी और कोई समस्या हुआ रहे, कहीं और भी प्रॉब्लम हुई रहे, दबा रहे, कहीं गायब हुआ रहे, सूरत में जो भी गए थे उत्तराखंड की जो आप लोग देखे हैं उत्तरकाशी का जो घटना था, तो उत्तरकाशी है जोशीमठ जो था, जोशीमठ में देखो लैंड स्लाइडिंग वाला मामला उस समय था इसके पहले। फिर इसके बाद जो अभी कुछ दूरी पे जो है दबे हुए थे टनल वाली समस्या जो थी, फिर वो कौन जो रैट जो थे क्या थे वो रैट, इनको क्या नाम दिया गया? NDRF नहीं, एक जो NDRF तो जो भी है वो तो है ही NDRF की जो टीम है, एक रैट क्या नाम था उनका, रेड पिलर्स या कौन करके क्या नाम था उनका, उस टाइप के थे जो मतलब उसको अंदर घुस के एक साइफन, एक प्रकार का साइफन वहां डाला गया अंदर किसी तरह से, बहुत अच्छी अत्याधुनिक मशीनें आई और सब फेल हो गई वहां। लेकिन वो किस नाम से उनका रेड पिलर्स या तो क्या नाम दिया गया, मुझे देखिए मौके पर भी ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग ध्यान करिएगा। तो उनके द्वारा मतलब एक तरह से साइफन डाल के अंदर वो पतला था जिसमें से एक व्यक्ति ही किसी तरह से सड़क के जा पाया वहां अंदर, और फिर धीरे धीरे सबको वहां से खींच के ला पाया। मतलब लगभग 35-40 मीटर की दूरी तक रह गया था, बाकी उनको उसी साइफन के माध्यम साइफन अंदर से बोर पूरा करके और फिर उसकी मिट्टी निकाल के और उसमें घुस के और जाके वहां से खींच लाए सारे लोगों को, बचे हुए सारे सदस्यों को किसी जगह से। तो उस टाइप के जो है उसमें क्या था, उसमें भी वाकी टाकी टाइप की चीजों का प्रयोग किया गया। उसमें भी क्या था कि देखिए जब प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में द्वारिका में जब गए दर्शन करने समुद्र में, तो सारे मास्क वगैरह सब लगे हुए थे उनके पास, लेकिन एक कोई संचार व्यवस्था या कुछ
बाह्य जो व्यवस्था होती है, कम्युनिकेशन जो व्यवस्था होती है, सिग्नलिंग जो मेथोडोलॉजी होती है, वो रहती है कि अंदर कोई समस्या हो जाने पर कम से कम वो बाहर के लोगों को सिग्नल और संदेश दे सके। ठीक है ना? तो इस तरह से 40 फीट गहराई में उतरे थे, 40 फीट गहराई में उतर के और उन्होंने क्या किया, द्वारका का दर्शन किया। ठीक है, तो इस तरह से वायु दिशा नेट का भी ऐसा ही काम है। प्रोजेक्ट के अवयव, नेटवर्क के अवयव एक ट्रेनिंग इसमें डालिए, क्या क्या इसमें अवयव है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। नेटवर्क के अवयव, इनके जो वास्तव में जो जो वह होते हैं, हैंडसेट जो होते हैं, वो वाईफाई जो हैंडसेट सेट होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। जैसे वॉकी टॉकी है और तमाम चीजें हैं, ये क्या है, एक तरह से महंगे इंस्ट्रूमेंट है, सबके बस की बात नहीं है इसको ले पाना रख पाना। लेकिन यह है कि ऐसे संबंधित डिजास्टर टीम के पास तो इसको होना ही चाहिए। तो कम से कम किसी पर्टिकुलर जगह में कोई जाकर और वहाँ की पूरी लोकेशन स्थिति से अवगत होकर फिर अपने अन्य टीम के लोगों को यह इंफॉर्म दे सके। भाई एक चीज, एक स्ट्रेटजी के तहत किसी दुर्गम जगह पे एक ही व्यक्ति कोई जा सकेगा, एक व्यक्ति जाकर वहाँ का जायजा तो ले सकेगा कि क्या स्थिति यहाँ की है, और जायजा लेने के लिए हर पूरी टीम, पूरी फोर्स तो वहाँ जाएगी। मान लीजिए वहाँ की कोई ऐसी क्रिटिकल स्थिति हो तो उनके नुकसान भी, शारीरिक क्षति भी तो उनकी हो सकती है ना। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति को भेजा जाता है, फिर उसके पास उस संदेश को वहाँ की स्थिति से अवगत कराने के लिए बाकायदा उस टाइप के कोई हैंड सेट हो जो कि वहाँ के वायरलेस टेक्नोलॉजी से ही उनका संपर्क कनेक्ट हो सके, जो कनेक्टिविटी हो उनकी हो सके, बिना इस तरह के किसी बेतार संचार या बिना इस तरह से किसी कोई वायर टेक्नोलॉजी को इस तरह की जरूरत न हो। जैसे वॉकी टॉकी होता था कि एक दूसरे जगहों पे थोड़े थोड़े दूरों पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखिए, इस प्रोजेक्ट की 4 उप प्रणालियां हैं। इस प्रोजेक्ट की 4 उप प्रणालियां हैं। वाईफाई एक सैटेलाइट लिंक, वाईफाई एक सैटेलाइट लिंक, सिग्नल कैरियर जीएसएम, सिग्नल कैरियर जीएसएम और एलटीई, एलटीई जिसको ब्रैकेट में लिखिएगा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एलटीई मीन्स लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। प्राथमिक तैनाती वाले क्षेत्र में बचाव कर्मी, प्राथमिक तैनाती वाले क्षेत्र में बचाव कर्मी जीएसएम हैंडसेट, जीएसएम हैंडसेट, वाईफाई नोड्स, वाईफाई नोड्स और वाईफाई कैमरों के साथ, वाईफाई कैमरों के साथ 12 से 25 वर्ग किलोमीटर के, 12 से 25 वर्ग किलोमीटर के, मतलब आप समझ लीजिए जितना बड़ा आपका पूरा शहरी एरिया है, इतना बड़ा पूरा शहर का एरिया, बस्ती पूरा शहर किलोमीटर के क्षेत्रों में तैनात हो सकते हैं, तैनात हो सकते हैं। ये कार्यकर्ता प्रभावित क्षेत्रों और मास्टर ऑपरेशन सेंटर, ये कार्यकर्ता प्रभावित क्षेत्रों और मास्टर ऑपरेशन सेंटर के मध्य संचार कर सकते हैं, संचार स्थापित कर सकते हैं, संचार स्थापित कर सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के थ्रू, एफएम के थ्रू ये क्या कर सकते हैं,
उससे जुड़ सकते हैं। जैसे इतने एरिया में, पूरे शहर इतना बड़ा एरिया 12 से 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में वो क्या कर सकते हैं, वहां से वीडियोग्राफी और वहां से वॉइस दोनों जो है संदेश को भेज सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि यही राहत बचाव खाली वही नहीं होता जो प्राकृतिक होता है। मान लीजिए कहीं मानव निर्मित आपदा आ गई, और मानव निर्मित आपदा आ गई, मान लीजिए शहर के किनारे, शहर किनारे दंगे हो गए, कोई बड़ा विशेष घटना हो गया, कोई और भयंकर उपद्रवी कुछ उपद्रव पड़ दिए, तो इतनी मात्रा में तो फोर्सेज है नहीं कि हर जगह वो पूरी फैली हुई है। तो फोर्सेज को कलेक्ट करके और तत्काल स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए, जैसे आपका यही वॉकी टाकी एक विशेष उसके थ्रू काम करता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के थ्रू काम करता है। एक जगह से कोई समस्या हुई तो दूसरी जगह तत्काल उसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल से बताया जा सकता है कि फला जगह में इस तरह की घटना हुई, तो हर कोई उस पर सुन सकता है। बशर्ते वो क्या होता है, वो वन वे टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना, उसमें वन वे टेक्नोलॉजी सूचना। तो यही है, इसमें कुछ और विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें इसके बाद है, इसके बाद क्या है, क्रिप्टो करेंसी। हाँ, ये सर जो आप एलटीई बताए हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, हाँ, ये सर जो मोबाइल नेटवर्किंग में दिखाता वही है, एलटीई जो आता है वही, हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक है सोलर स्टॉर्म। क्या है सोलर स्टॉर्म के अलावा, इसके अलावा डीप ओशन मिशन पहले जान लीजिए। डीप ओशन मिशन क्या है, इसी में इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन लिख ले प्रोसेस में भी। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन, डीप मीन्स गहराई, गहरा, ओशन मीन्स समुद्र, मिशन जो क्या है, गहरा समुद्र का जो क्या है मिशन, वही मिशन है। भारत की समुद्र तट रेखा लगभग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत की समुद्र तट रेखा लगभग कितना है, 7516 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा। 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर तटवर्ती की जो लंबाई है। तट रेखा लगभग 7516 किलोमीटर लंबी है तथा भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत का अनन्य, अन्य लिखिएगा, अन्य होगा, डिफरेंट नहीं हो गया होगा, अन्य आर्थिक क्षेत्र 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जनवरी 1981 को प्रथम रिसर्च वेसल, 26 जनवरी 1981 को प्रथम रिसर्च वेसल, जिसका नाम है गवेषणी, गवेषणी, पहला वेसल जो था गवेषणी, गवेषणी खोज करने वाला हिंदी में गवेषण खोज करना, द्वारा अरब सागर से पहले, द्वारा अरब सागर से पहले नोड्यूल सैंपल का संग्रह करने के बाद, नोड्यूल सैंपल का संग्रह करने के बाद
इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इसको NIO बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पर नोड्यूल्स पर कार्यक्रम की पहल की गई थी, कार्यक्रम की पहल की गई थी। ठीक है। अच्छा, इस मिशन में क्या है? इस मिशन के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग दोनों शामिल होंगे। नोट कर ले, इस मिशन के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी शामिल होंगे। ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत क्या है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हेडिंग क्या लिखिए, क्या है? ये मैग्नीज नोड्यूल्स के रूप में भी जाने जाते हैं। ये नोड्यूल्स अधिकांशतः छिद्रयुक्त होते हैं तथा विश्व के महासागरों के नितल में सबसे लोअर लेवल में जो इसका सरफेस होता है, नितल में अत्यधिक गहराई में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीज और लोहे के अतिरिक्त टाइटेनियम पाए जाते हैं। इनमें से निकेल कोबाल्ट और कॉपर का अत्यधिक आर्थिक और सामरिक महत्व है। ठीक है भाई, सामरिक महत्व है। इसमें वर्ष 1987 में भारत को हिंद महासागर बेसिन के मध्य में, जैसे रिवर बेसिन होता है वैसे ओशन बेसिन होता है, बेसिन के मध्य में गहरे समुद्री खनिज जैसे पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण का अवसर प्राप्त हुआ।
समुद्री कानून लॉ ऑफ सी। इस प्रकार भारत यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के समुद्री कानून लॉ ऑफ सी के तहत हिंद महासागर बेसिन के मध्य में गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण करने के लिए नया क्षेत्र प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश था। इसमें आप लोगों के चार लगभग इंफॉर्मेशन है, 3-4 इंफॉर्मेशन। पहला यह कि आपका जो समुद्र तट रेखा है कितना है, 7516 किलोमीटर। उसको मार्क करते जाइए, उसको अंडरलाइन करते जाइए। समुद्र तट रेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। दूसरा यह है कि जो गवेषणी जो भारत के द्वारा जो डेवलप किया गया एक ऐसा अन्वेषण यान, अन्वेषण वेसल क्या है, एक प्रकार की जहाज, ठीक है ना। वो क्या है, 26 जनवरी 1981 को प्रथम मतलब गवेषणी का जो है उन्होंने उतारा हिंद महासागर में। उसका क्या नाम था, गवेषणी रिसर्च वेसल। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ चीज है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि जो अधिकांशतः छिद्र युक्त, देखते हैं आप लोग बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो छेद सा होता है, उसमें होता है ना। कभी आप लोग जब आपको क्या रेता होता आता है, रेत आता है ना घर बनने के लिए, कुछ ऐसे वहां पे पत्थर मिलते जो छेद जैसे होते हैं, वो अजीब सा एक मोरंग में होते हैं इस टाइप के। तो ऐसे ही वहां पे जो होते हैं एलिमेंट्स, और वो भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, मैग्नीज, लोहे के अतिरिक्त इसमें निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, ये सभी इस तरह के सभी होते हैं जो क्या कहलाते हैं, मेटालिक नोड्यूल्स कहलाते हैं। ये हो गया। इसके बाद भारत विश्व का सबसे पहला देश जो गवेषण किया हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, जो सबसे पहला कौन था, भारत। तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन आप लोगों के इसमें इंपॉर्टेंस के तौर पे देखा जा रहा है। चलिए बाकी तो ये भी लिख लीजिए, इस प्रोजेक्ट के प्रमुख घटक हैं। ये तो लिखा है ना, प्रोजेक्ट के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जैसे गहन सागरीय ऊर्जा, चेन्नई तट पर, नहीं इसको नहीं लिखा, लिख लीजिए। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख घटक हैं गहन सागरीय ऊर्जा, चेन्नई तट पर डिसैलिनेशन प्लांट। डिसैलिनेशन मीन्स क्या होता है, विलवणीकरण जो संयंत्र होता है, डिसैलिनेशन प्लांट। अगला है इसी बात, गहन सागरीय विज्ञान और मत्स्य पालन। गहन सागरीय विज्ञान मतलब आप समझिए कि समुद्र में बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं, इतने रहस्य, इतने खजाने वहां छुपे हुए हैं जो अभी पता भी नहीं है, जिनका कुछ रहस्य भी पता नहीं। अब सोचिए मोदी जी अंदर डूब के 40 फीट अंदर जो ऐसे कर रहे थे, वो पूरी द्वारिका डूब गई। अब जब पूरी द्वारिका डूब गई है तो वहां द्वारिका में कम धन था, कम सोने चांदी आभूषण इतने सारी चीजें हैं, हीरे जवाहरात क्या कम रहे होंगे। मतलब एक सुदामा को भगवान कृष्ण ने 3 मुट्ठी अनाज दे दिया था, तो उनकी कभी गरीबी मतलब आई ही नहीं, मेरी है मेरी, और इतना नहीं उन्हीं को नहीं दिया। पूरे उनके एरिया को, पूरे गांव गिराव जो भी था सब
जहाँ जाते वही देखते सब सोने के माल समाने, सब महान। ये चीज था ईश्वर की कृपा, वही चीज है। कौन सा राजमिस्त्री इतने तेजी से गया और बना के चला आया? भगवान विश्वकर्मा थे। हाँ? भगवान विश्वकर्मा थे। भगवान विश्वकर्मा भेजे गए जहाँ काया कर्म कर रहे थे। अब वो डूबा हुआ समुद्र में, देवता और राक्षसों ने मिलकर जो है समुद्र मंथन किया, तो 14 रत्न निकले उसमें से, बहुत अमूल्य अमूल्य रत्न निकले। जहर भी निकला, उसी में सर जहर भी निकला था, विष। उसी में विष भी निकला। भाई जहाँ जहाँ भाई कांटों में भी तो फूल खिलता है ना, कमल में कीचड़ होता है, कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल होता है ना। तो जब जहाँ से मूल्यवान चीजें वस्तुएं निकलेंगी, अमृत वहां पर जहाँ तो निकलना, विष तो निकलना स्वाभाविक है। और उसको कौन पिया विष? भगवान भोलेनाथ पी गए। और फिर उसी में प्रेत घुसा है, एक राहु एक केतु है, धीरे से पी गए विष, अमर हो गए वो सब। अब उनको भी वो सर नवग्रह में पूजा वूजा करना पड़ता है। इससे सर धरती लोग हैं? धरती लोग क्या है? ठीक है, तो ईश्वर की बनाई हुई रचना है। तो इतने सारी चीजें इसमें थे। मत्स्य पालन, खनिज और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आप समझ रहे हो कि जितने सारी चीजें हैं ये क्या, कॉपर, कोबाल्ट, सीसा, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, सब ये सब लिखे हैं आपको? नहीं सर, ये यार क्या लिखेंगे? सीसा लिखिएगा, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वाले लिखिएगा, उसमें हेडिंग डाले थे आप लोग ना। जी सर। कैडमियम लिखे हैं, कैडमियम तक। सागरीय विज्ञान, मैग्नीज और लोहे के अतिरिक्त टाइटेनियम पाया जाता है। इसमें निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, सीसा लिखे, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, सीसा, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम और टाइटेनियम। हाँ, इनमें से निकेल, कोबाल्ट और कॉपर का अत्यधिक आर्थिक और सामरिक महत्व है। यही सुना हो गया है? हो गया। ठीक है, जरा पर्याप्त लेकर जानकारी रखिए, इससे ज्यादा देखिए। बाकी अंतरिक्ष का सशक्तिकरण वगैरह तो आप लोग जान ही रहे हैं। मैंने बताया था ना कि अब ऐसी स्थिति हो आ रही है कि मलबे क्यों डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस क्यों बढ़ रहा है पता है? बहुत ज्यादा होता है, यहीं से मार दे रहा है ताकि धड़ से जाके। इस मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट है वहां पे जिसकी उम्र अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, जा रही है, तो क्या हो जा रहा है कि उसको कौन जाए, एक बार भेजे यहाँ से रॉकेट, फिर उसको जाए पकड़ करके नीचे ले जाए। इतना महंगा, इतना खर्चीला काम कौन करेगा? वैसे भी आजकल इंसानों से लोग जा रहे हैं, जो भीड़ हो रहा है, उनको कह रहे हैं कि कहीं घर के किनारे रख दो, प्रकार का बराबर और वहाँ भी तो दूर में करें, चिल्ल को जा रहा है तो वहाँ भी धक्का दे तो कहीं जाए, बुजुर्ग हो गए। तो ऐसे ही क्या कर रहे हैं सब सैटेलाइट में, सैटेलाइट को जो उनके एक्सपायर होने की कंडीशन में है, डेड होने की कंडीशन में है, उनको क्या कर रहे हैं? ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं भाई, उनको तो उतारना तो पड़ेगा ही। तो जब वो डेड हो रहे हैं तो यहीं से वेपन्स मार दे रहे हैं, मिसाइल मार दे रहे हैं यहीं से। और मिसाइल जाके क्या कर रहा है? उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या हो रहा है? स्पेस डेब्रिस बढ़ रहा है, स्पेस में कचरे हो रहे हैं बहुत ज्यादा। भाई वो टूटेगा तो क्या होगा? वहाँ पे कचरे पार्टिकल्स उसको बिखर जाएंगे। तो वही चीज है कि अच्छा, अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण क्या है? अब देखिए, लाठी भाला, गोला, बंदूक, बारूद और जो तोप से पहले वो धीरे धीरे खत्म हुए। अब क्या आया? मिसाइल आया,
नहीं है। क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट एक वहीं पे विकसित कर रहे हैं। जैसे सैटेलाइट आपके ऊपर निगरानी रखे हुए है, डिजिटल नक्शे वगैरह मॉनिटरिंग कर रहा है, वैसे ही क्या करेंगे, उसी में ही तोप और बंदूक का गोला सेट कर देंगे, परमाणु हम उसी में सेट कर देंगे बम कि जिस किसी जगह पर मारना वही निशाना साध कोई दाग दिखा, पता चले कहाँ क्या है क्या नहीं। तो ये सब है। मतलब अंतरिक्ष में लगे हुए जो उपग्रह है, उसी उपग्रह में ही क्या करेगा, जो सब तमाम यौगिक चीजें हथियार है उसी पेपर उसी में फिट कर देगा और यहीं से रिमोट दबाएगा, वहां धड़ाधड़ उड़ता चला जाएगा। यही तो है। चाइना तो इसी तरह से तो काम ज्यादा कर रहा है। तो इस तरह के अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण वगैरह ऐसे ही है, शस्त्रीकरण ऐसे ही हो रहा है अंतरिक्ष में, जो कि भयावह है, जो कि भयावह रूप ले रहा है। इसके बाद है क्रिप्टो करेंसी। क्या है क्रिप्टो करेंसी? आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा ये सर आई थिंक उसमें चला भी था, इकोनॉमी में चला भी था। चला है, बताए होंगे फिर टीचर्स, तो इसको रहने दिया जाएगा, नया टॉपिक छोड़िए इसको। हाँ, इसमें रहने दीजिए। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी वगैरह बताए ही होंगे। ब्लॉकचेन नहीं सर, ब्लॉकचेन नहीं बताया। ब्लॉकचेन नहीं बताया है। इसी में क्रिप्टो करेंसी में ही ब्लॉकचेन तकनीकी है। इसको नोट कर लीजिए, ब्लॉकचेन ही लिख लीजिए ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक बही खाता है। ब्लॉकचेन वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक बही खाता है, जो बही खाता रोज का क्या है, बही खाता होता है ना, जिसको जर्नल्स बोलते हैं। रोजनामचा होता है ना, रोजनामचा। रोजनामचा क्या होता है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, धनिया कितने रुपए में ले गए, उधार कितना कर गए, बच्चा कितने में ले गए, ये सब क्या होता है, बही खाता। बनिए बही खाता होता है। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी की पहली इकाई सीड पहली इकाई सीड को माइन किए जाने के समय से ही, समस्त लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। ब्लॉकचेन से क्या होता है, जालसाजी से बचाव। भाई सिंपल सी बात है, ऐसी बही खाता हो इसमें जानकारी रहे कि हमारा कितना उधार है, कितना हमारा आया, कितना हमारा गया, आवक जावक सब पता तो रहेगा ना भाई। बही खाता से क्या होता है, तो एक प्रकार का ब्लॉकचेन क्या है, एक प्रकार का क्या है, बही खाता है, जिससे क्या होता है, एसेट डेटाबेस होता है, जालसाजी से बचाव होता है इससे, और लागत संबंधी लाभ होता है। कितना हमने लगाया और कितना हमने कमाया, कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितना हमने अर्न किया। तो ब्लॉकचेन वही है जो एक प्रकार की बही खाता। बस इसको इतना जानिए, बाकी क्या है इसमें पढ़ के करना है। ठीक है। एक चीज है इंपॉर्टेंट, साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम लिख लीजिए। इसमें थोड़ा सा क्या चीज है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग और भौतिक प्रक्रियाओं का, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग और भौतिक प्रक्रियाओं का एकीकरण साइबर फिजिकल सिस्टम का
साइबर फिजिकल सिस्टम कहलाता है। इसके अंतर्गत एल्गोरिदम और भौतिक घटकों का सहज एकीकरण होता है। जिस प्रकार प्राकृतिक और मानव निर्मित सिस्टम भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार इन प्रणालियों में एम्बेडेड कंप्यूटर भौतिक प्रक्रियाओं की निगरानी तथा नियंत्रण करते हैं। ठीक है ना? हाल ही में सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में क्यों? सुर्खियों नहीं आ रही है। जो सुर्खी पूछ रही थी, सुर्खियां क्या नाम दूसरा? हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने साइबर फिजिकल सिस्टम के क्षेत्र में बढ़ते अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, जिसको ICPS बोलते हैं शॉर्ट में, इंटरडिसिप्लिनरी साइबर सिस्टम कार्यक्रम, साइबर सिस्टम मतलब वही की शुरुआत की है। और इसमें आप लोगों के लिए एक चीज यह है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइबर सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो आप जान सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा इसको किया गया है। अब इसका कार्य क्या है भाई? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? जैसे जितने भी सारी चीजें आधुनिक है जो अपने बुद्धि विवेक से कृत्रिम इंटेलिजेंस का प्रयोग काम करके ही करते हैं। जैसे आप गए दरवाजे में, आपके आभास से उससे डोर स्लाइड हो गया, अपने आप खुल गया। जैसे आप गाड़ी बैठ गए, स्टार्ट में उसको कर दिए, अब वो उसको फीडिंग दे दिए कि हमको जाना है पांडे बाजार, अब आप ले आए हिसाब के साथ एक गली जहां उसको समझ में आएगा अपने बुद्धि विवेक से। आपने कह दिया आपको अयोध्या जाना, ले जाएगा हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक मामला है कि क्या हो रहा है कि जितने भी तमाम ऑटोमेटिकली जनरेटेड सारी चीजें हैं, वो कैसी हैं? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT की ये सारी चीजें है। तो यही है, साइबर फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत ही ये सब है। ठीक है ना?
अच्छा लिख लीजिए एक चीज और, भारत में सीपीएस साइबर फिजिकल सिस्टम के अनुसंधान के कुछ क्षेत्र। भारत में साइबर फिजिकल सिस्टम में अनुसंधान के कुछ क्षेत्र, बहुत जबरदस्त होगा, अनुसंधान के कुछ क्षेत्र जैसे स्मार्ट सिटी के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में, कृषि में, कृषि, बुनियादी ढांचा प्रबंधन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, बुनियादी ढांचा प्रबंधन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए आग लग गया, अब आग लग गया तो लगा हुआ है सब सिस्टम, और उसमें एक सेंसर लगा है, डिवाइस लगा है, और वो किससे जुड़ा हुआ है, वो सायरन से जुड़ा हुआ है। सायरन बजना शुरू होगा तो उसका क्या होगा, तब तक वो गए, लोग दौड़ गए, वो काम कर, या ऑटोमेटिकली उसमें सब है, टंकी की सब कनेक्टेड चीजें हैं, पानी वाली टंकी से वो पूरा सिस्टम ही कनेक्टेड है। जैसे ही आग लगा उसका सेंसर क्या हुआ, फट से तुरंत उसका पिन निकलेगा और फुहारा मारना शुरू कर देगा हर जगह, जहां जहां स्मॉग, मतलब जहां जहां धुएं का असर जाएगा वहां वहां क्या होगा, तुरंत वो ऑटोमेटिकली जो पाइपलाइन फैली हुई हर जगह, आप तो देखते होंगे ना बड़े बड़े मोटे मोटे रेड कलर के बॉम्बे अंदर अंदर इनर ऐसे दीवारों में लगे होते हैं, कमरे में से गया रहता है हर जगह है, और ऐसे उसमें लगा रहता है एक पिन क्लिप टाइप का, जैसे उसमें जरा सा सेंसर उसका जरा सा लगा, उसको स्मार्ट गया धुएं की कहीं लक्षण उसको सूंघ महक आए, हमारी नाक है सूंघते हैं, वैसे उसको भी सेंसर में उसको धुआं गया तो क्या होगा, सायरन बजने साथ तुरंत उसमें किसी कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। आग ऐसे करते रहे ये होंगे कि यहाँ धूम्रपान निषेध है, इसलिए कि धुआं वाली बीड़ी सुन गया, पता चल गया उसको कि कहीं आग लग गया, वो आग फुहारा फेंकना शुरू कर दिया, तो वो अपने आप फुहारा मारना शुरू कर देगा पानी का। हर जगह कनेक्टिविटी उसकी है, पूरी बिल्डिंग में कनेक्टिविटी ऊपर से नीचे तक पूरा। दमकल को हम बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या करेगा, आग को बुझा देगा। तो क्या है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यही क्या है, यही है आपका क्या, साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत ही ये आपका IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। संपूर्ण रूप से उसको, बाह्य रूप से उसको क्या कहते हैं, साइबर क्या कहते हैं, फिजिकल सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है ऊर्जा। ऊर्जा बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप एक्सप्रेस वे पे चढ़े गाड़ी लेके और वहां पे आप ओवर स्पीडिंग में जा रहे हैं, भाई IoT सिस्टम ही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आपकी स्पीड को रिकॉग्नाइज करेगा कि आप कितनी स्पीड से आ रहे, जगह जगह लगे हुए, आप आगे एक्सप्रेस वे पे चढ़िए, वहां जगह जगह लगे हुए हैं रास्ते में कुछ दूर पे, वो आपको करके मतलब वो देंगे कि फलाना की गाड़ी इतनी तेज से आ रही है ओवर स्पीडिंग है, फटाक से अगले जहाँ रोड वाला बना हुआ है वहाँ को मैसेज भेजेगा, वहाँ मैसेज भेजेगा कि जैसे आपकी गाड़ी वहाँ पहुँचेगी, जैसे आपकी गाड़ी को स्कैन किया जाएगा वहाँ तो टैक्स के लिए तुरंत उसमें आ जाएगा कि ये ओवर स्पीडिंग में आए हैं। आपके एक्सप्रेस वे पे चढ़ने से लेकर मतलब उस रोड पर आप जब जैसे ही गए तब भी आप स्कैन किए गए विथ टाइम, और जब आप वहाँ फाइनली पहुँच जाते हैं जहाँ से आपको सिटी में घुसना है, जैसे आगरा में अगर आप जाएंगे एक्सप्रेस वे पे तो वहीं सिटी में अगर आप घुसेंगे तो वहीं से आपको टोल प्लाजा एक लास्ट वाला पड़ेगा, एक शुरू वाला पड़ेगा, एक लास्ट। शुरू वाले में आपसे पूरी
वसूली हो जाती है। पूरी वसूली आपसे टोल की शुरू वाले में होती है, और उसके बाद आपको जाना कहाँ है वो भी वहां पूछ लेता है। कहीं बीच में से मुड़ना है, मैनपुरी टावर तरफ कहीं मुड़ना है, या अलीगढ़ की तरफ जाना है, या आगरा जाना है। जिस तरह से आपको जैसे जाना है वैसे आपका पेमेंट वही पहले ही कर देगा शुरू। अगर आप ओवर स्पीडिंग से जा रहे हैं तो जहां से आपको शहर में कटना है वहां पे ये टोल प्लाजा मिलेगा। फाइनली जब आप उसको पार करके जाएंगे तभी आप शहर में जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट वाले पे आपकी जो अनुशासनहीनता है रोड पे चलने की, वहां पे पूरी वहां पे कैप्चर आपका रिकॉर्ड पहले पहुंचा देगा कि ओवर स्पीडिंग से आए हैं, 4 लोगों को ठोक ठका के आए हैं रास्ते में, है एक्सीडेंट करके आए हैं, कोई वीडियो भी आपको रिकॉर्ड। क्योंकि जगह जगह वहां पे हाई टेक्नोलॉजी सेंसर कैमरे लगे हुए हैं। वो क्या करेंगे, आपको तुरंत वहां पर कोई सूचना भेज देंगे कि इनकी ओवर स्पीडिंग इस तरह से स्पीड ऐसी रही, जो लोग कोई ठोक के आए हैं, जो बेहोश पड़े हुए हैं, और सारी चीजें, क्योंकि वो कैमरे में सारे वहां पर आए, उसी हिसाब से आपके साथ वहां पे बर्ताव किया जाएगा, चालान काट दे। अब वहां पे क्या जरूरत है, कोई ना कोई पुलिसिंग, ना कोई पेट्रोलिंग, ना कोई कुछ, कोई नहीं, सब एक जगह से। और उसकी मॉनिटरिंग कहां से की जा रही है, किसी एक जगह से स्क्रीन पे बैठे हुए बस मॉनिटरिंग भी लोग बैठ के कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं इतनी लंबी किसी की मॉनिटरिंग करने की। ये है 300 किलोमीटर की लगभग मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं। उसी को यमुना एक्सप्रेस वे भी कर देते हैं, जब आगरा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं दिल्ली वाले हो जाते हैं, वही यमुना एक्सप्रेस वे। लखनऊ जब चढ़ते हो आपको आगरा एक्सप्रेस वे, तो यही है, क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसी को कहते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको आप जानते रहिए, मतलब ये सारी तकनीकी जो एक मानव की जो मस्तिष्क जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकर का काम कौन कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर रहा है। जैसे मान लीजिए लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा, आप वहां पे जितने भी आपके रिलेटिव संपर्की खास सगे संबंधी सब हैं, सबके आप मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में आप सबके नंबर सेव किए रहते हैं। जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं रहता वहां लोग लिख के आता है, और जो नंबर सेव रहता है, मामा, मौसी, चाचा, जो भी लिखे रहते हैं उसमें वो नाम लिख के आता है, और मान लीजिए जो नहीं है वो क्या है, वो अननोन लिख के आएगा। उसी तरह से इंटरनेट क्या करेगा, आपके मोबाइल में हर डिपार्ट और सारी बुद्धि से वो लैस रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रहेगा, तो आपको तत्काल दिक्कत, आपको जाकर घंटी बजाने की जरूरत नहीं है किसी के दरवाजे पे, या ये लिखने की जरूरत नहीं कि अंदर कुत्ते हैं उनसे सावधान, कुत्ते में सब इंक्लूड कर लिए गए हैं पूरे परिवार के साथ। अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं कि अंदर कुत्ते हैं उनसे सावधान, और अंदर कौन से टाइप के कुत्ते हैं, कि 4 पैर वाले हैं, 2 पैर वाले हैं, है ना भाई। तो ये वाली खाली है, तो वो सब नहीं करने के, बस आपको सीसीटीवी क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और वहां पर तुरंत तक से आपका नाम भेजेगा, प्लीज ओपन डोर, फला हेल्पिंग कम, आ चुके हैं आपके दरवाजे, दस्तक देंगे। तो आपको क्या करेगा, तो एक तरह से वॉइस निकालेगा, वॉइस बोलेगा। एलेक्सा क्या है, एलेक्सा एक प्रकार की कृत्रिम मानसिकता, कृत्रिम बुद्धि से ही है, जो है लैस। एलेक्सा व्हाट इज दिस टाइम, एलेक्सा फटाक से टाइम बता देगी, आपको जगह भी देगी, हल्ला बजा के चिल्ला के, ये सब कृत्रिम बुद्धि। तो वही फिर हेल्थ केयर है, विनिर्माण और उद्योग है, परिवहन है, लिख लीजिए IoT का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, तो हर जगह है। हेल्थ केयर है, विनिर्माण और उद्योग है, परिवहन है, सब जगह है। जैसे फेस वाला है, फेस वाला लॉकिंग सिस्टम है, मान लीजिए आपका फेस है तब वो होगा, खुलेगा। जी सर। हाँ, अब मान लीजिए होली में आपको ताला लगा दिएगा तो भी खोलेगा, क्यों, आइरिस से भी खोलेगा। मैंने एक चीज और बताया था, प्रत्येक मनुष्य का, मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते समय मैंने बताया था, प्रत्येक मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये यूनिक होता है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी टेम्परेचर यूनिक होता है, टेम्परेचर से यूनिक होता है, फेस के रिकॉग्निशन से भी खोल देगा, ये सारी चीजें।
तो क्या है कृत्रिम बुद्धि का प्रक्रिया। इसके बाद आगे चलते हैं लोग। इनका सर एक क्वेश्चन है लेकिन हाँ, बाद में हाँ। पूछेंगे। वो पूछे नहीं सर अकेले में पूछेंगे, आपसे अकेले में पूछेंगे, आपसे अकेले में पूछेंगे अकेले में पूछेंगे। क्वेश्चन सर बेस का ही है सर हमारा नहीं। अच्छा चलो किसी का और पूछेंगे। अरे सबके सामने पूछना है नहीं क्या? नहीं सर इसका क्वेश्चन है फिजिक्स का ही है सर, हम पूछ लेंगे, हम अपना ही क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे। हाँ। इनका हम अच्छा, ये डाउट वाला क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन इनका है क्या? हाँ सर हमसे पूछ रहे सर, हमको नहीं पता है, हम बोले सर हमसे पूछेंगे, अभी नहीं पूछेंगे। सर्विस पूछेगा। अच्छा आप लोग का पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक चीज और देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में एक बार जैव प्रौद्योगिकी का फिर से लिखिए कुछ चीजें, डिफरेंट चीजें जो मैंने नहीं बताया तो वो लिखिए। क्या है जैव प्रौद्योगिकी? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी से अभिप्राय, जैव प्रौद्योगिकी से अभिप्राय मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उत्पादों के विनिर्माण में जैविक प्रक्रियाओं जीवों या प्रणालियों के उपयोग से है। जीवों या प्रणालियों के उपयोग से है। जीवों या प्रणालियों के उपयोग से है। जैव प्रौद्योगिकी के विज्ञान को उप विषयों में विभाजित किया जा सकता है। उप विषयों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे लाल जैव प्रौद्योगिकी हेडिंग डाल दीजिएगा, उसके बाद एक लाइन लिखिएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे इंपॉर्टेंट इस बात के लिए समझ लीजिए, बहुत पक्का इंपॉर्टेंट है ये चीज। जैसे लाल जैव प्रौद्योगिकी इसको कहते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें लिखिएगा यह नई दवाओं का उत्पादन करने के लिए जीवों को प्राप्त करने या नई दवाओं का उत्पादन करने के लिए जीवों को प्राप्त करने या क्षतिग्रस्त मानव ऊतकों का जीवों को प्राप्त करने या क्षतिग्रस्त मानव ऊतकों का पुनरुत्पादन करने या संभवतः संपूर्ण अंगों का पुनर्विकास, संपूर्ण अंगों का पुनर्विकास करने के लिए स्टेम सेल का प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं से संबंधित है। चिकित्सा प्रक्रियाओं से संबंधित है। उसके बाद देखिए
श्वेत जैव प्रौद्योगिकी। श्वेत जैव प्रौद्योगिकी, श्वेत जैव प्रौद्योगिकी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, इसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यह नए रसायनों के उत्पादन या वाहनों के लिए, यह नए रसायनों के उत्पादन या वाहनों के लिए ईंधनों के विकास जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। प्रक्रियाओं से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब 4 है, आप चारों इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। 2 लिख लीजिए आप लोग। तो हरित जैव प्रौद्योगिकी, हरित जैव प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत यह कृषि से संबंधित है, जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, यह कृषि से संबंधित है। इसके अंतर्गत कीट प्रतिरोधी फसलों के विकास, कीट प्रतिरोधी फसलों के विकास। बीटी कॉटन किसके अंतर्गत आता है? बीटी कॉटन इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। कीट प्रतिरोधी फसलों के विकास, या रोग प्रतिरोधी पशुओं के त्वरित विकास जैसे विषय आते हैं, या रोग प्रतिरोधी पशुओं के त्वरित विकास जैसे विषय आते हैं। ठीक है ना। बैसिलस थुरिंजाइटिस बोलते हैं बीटी कॉटन को, बैसिलस थुरिंजाइटिस कॉटन, ठीक है ना। वहां समस्या क्या थी कि कीड़े खाए थे क्या, जो नॉर्मल निकलता है बीटी कॉटन को। तो बैसिलस थुरिंजाइटिस एक प्रकार से बीटी कॉटन को इजाद किया गया, जिससे क्या था, उसमें एक प्रकार से पहले से जैसे हम लोग वो दवा छिड़काव करते हैं, तो दवा छिड़काव में क्या होता है कि उससे जो जमीन है, मृदा है, उसमें भी नुकसान होगा। भाई मान लीजिए हम 2,4-D छेड़ दिए खेत में, अब 2,4-D क्या होगा, कुछ फसल में अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया, और कुछ मृदा एब्जॉर्ब किया। तो जो मृदा एब्जॉर्ब करेगा वो कहाँ जाएगा, मृदा में जाएगा, उससे नीचे जाकर कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा। तो मृदा से क्या होगा, मृदा भी फिर वापस दोबारा ही देगी, वही किसको देगी, फसलों में देगी, और फसल क्या होंगे, विषयुक्त होंगे, टॉक्सिक होंगे। वही चीज, तो ऐसे में मैंने आप लोगों को बताया था तटवर्ती एरिया में रहने वाले लोगों को रेटिनॉल की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है। तो उसमें क्या कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कि ऐसे में उसी चावल में ही ऐसा उसमें जीन में परिवर्तन कर दे रहे हैं कि जो रेटिनॉल की जिसको क्या करे, पूर्ति करे, मतलब उस चावल को खाने के बाद उसमें क्या किसी की पूर्ति हो, विटामिन ए की पूर्ति हो। और ऐसे लोगों को मतलब रकौंधी ने है, ठीक है। नीली जैव प्रौद्योगिकी, नीली जैव प्रौद्योगिकी, नीली जैव प्रौद्योगिकी, इसमें ब्लू टेक्नोलॉजी के अंदर लिखिए, जल जनित हानिकारक जीवों के, जल जनित हानिकारक जीवों के प्रसार को नियंत्रित करने जैसी, प्रसार को नियंत्रित
समुद्री और जलीय वातावरण की प्रक्रियाएं आती हैं। समुद्री और जलीय वातावरण की प्रक्रियाएं आती हैं। जैसे क्या? जैसे कौन सा वो है? मॉस्किटो नहीं, वो है जीएमओ मॉस्किटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो, ठीक है ना? या फिर वो जो गैंबुजिया मछली को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं पानी। वो क्या करता है? गैंबुजिया मछली मच्छर के लार्वों को समाप्त कर देता है, अंडों को समाप्त, लार्वे जो होते हैं उनको समाप्त कर देता है। तो वो मच्छर उगने ही नहीं पाएंगे, होने नहीं पाएंगे, विकास नहीं करने पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने केरोसिन डाल दिया पानी में या किसी प्रकार की इंसेक्टिसाइड डाल दिया, तो पानी तो प्रदूषित हो गया ना भाई। अब मान लीजिए वही पानी पी ले जानवर, पी लेगा ना, तब जानवर बीमार पड़ जाएगा। उससे मृदा का क्या होगा? प्रदूषण होगा। उससे जल का क्या होगा? प्रदूषण होगा। लेकिन गैंबुजिया जो मछली है उसको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या करेगा? लार्वा चढ़ते रहेगा, खत्म हुआ। भाई सांप भी मरेगा, लाठी भी टूटे, दोनों काम करता है ना, ऐसा है। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बीटी कपास जान ले आप लोग क्या है, नोट करें। चलिए, बीटी कपास भी, बीटी कपास पिछली बार बताया, इस बार भी चलिए बता देते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है बीटी कपास, आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है। कपास की इस किस्म में बीटी बैसिलस थ्रोइंजाइसिस इसको बोलते हैं। बीटी लिख दे क्या? बैसिलस, VACILLUS, THRUINGIENSIS, इंजाइसिस, बैसिलस थ्रोइंजाइसिस। जीवाणु से प्राप्त क्राई 1AC, जीवाणु से प्राप्त क्राई 1AC जीन होता है। इस जीन का संयोजन कपास को वार्म, इस जीन का संयोजन कपास को वार्म के लिए, वार्म क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है जो क्या करता है? कपास के ये सब शुरुआत में खा जाए, और कपास जब खा जाए तो कपास को ये नहीं होगा, उसमें क्या करेगा? फसल लगा किसान भाई, वैसे माहो है, सरसों पहले से चट कर दिया तो क्या करेगा? फसल लेके बाकी जो उसका है फसल, उसका क्या करेगा किसान? उसको मुख्य रूप से तो वही चाहिए ना भाई, सरसों ही तो चाहिए ना उसको, तो वही माहो खा गया पहले। तो इसे ही क्या है? वार्म के लिए विषाक्त बना देता है, इस प्रकार यह कपास के पौधों को क्षति से, मतलब नुकसान से सुरक्षित करता है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। और कुछ है क्या इसके बाद? बस ठीक है, इतना पर्याप्त है चलिए आज के लिए। और बाकी कल का वही जो बचा हुआ उसको बता दिया जाएगा, ठीक है ना? जरा